हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप लोगों को एजुकेशन की क्लासेस इस समय करवा रहा हूँ। एजुकेशन की क्लासेस मैं जो आप लोगों को करवा रहा हूँ वो हायर एजुकेशन के पर्पज़ से करवा रहा हूँ। हायर एजुकेशन में जैसे मैंने आप लोग को क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि ये क्लासेस आपके एमए के लिए, एमएड के लिए, यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए और कुछ जो चीज़ें हैं उसमें बीएड के स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी होगी। अगर आप इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके इन सारी जो परीक्षाएं होती हैं इनमें क्वेश्चंस जो है आपके अधिकतर जो है तैयार हो जाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो है मनोविज्ञान का और दर्शन शास्त्र का क्लास जो है करना शुरू किया है और मैं दोनों क्लासेस आप लोगों को साथ साथ करवा रहा हूँ। एक दिन दर्शन शास्त्र की क्लास कराई जाती है, शिक्षा दर्शन, और दूसरे दिन शिक्षा मनोविज्ञान की कराई जाती है। हम लोगों ने शिक्षा दर्शन में जो है इस समय 16 क्लासेस कर ली हैं और लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन का अध्ययन कराया था। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोगों ने जो है स्किनर का जो सिद्धांत है सीखने का, अधिगम का, उसके बारे में अध्ययन किया था। और हम लोग अभी जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सीखने के जो सिद्धांत हैं, उसमें हम लोगों ने पावलोव के सिद्धांत को देखा, वॉटसन का देखा, स्किनर का देखा। आज की क्लास में हम लोगों को उसी सीखने के सिद्धांत के क्रम में जो व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाते हैं उसमें थॉर्नडाइक का जो एक सिद्धांत दिया गया है जिसको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत 3, यानी पहले के 2 सिद्धांतों को हम लोगों ने देख लिया है। ये व्यवहारवादी अधिगम का तीसरा सिद्धांत है क्योंकि ये तीनों सिद्धांत जो है काफ़ी उपयोगी होते हैं और जो परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, देखिए और इसको नोट्स बना लीजिए जिससे आपका किसी भी एग्जाम में इससे आने वाला जो क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। ठीक है, तो हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्लास है, देखिए बीएड, एमएड, एमए, यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए उपयोगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट आपके दोस्त हों या फिर आपके क्लास के साथी हों, अगर उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप उनको इस चैनल का जो है लिंक सेंड करिए, शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे क्या हो कि वो इन सारी क्लासेस का भी लाभ उठा सके। क्योंकि देखिए ये सारी क्लासेस आप लोग को मुफ्त में कराई जा रही है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो और जो चीज़ें मुफ्त में भी मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक, हाँ देखिए आज की क्लास का टॉपिक क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इस प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है, ई.एल. थॉर्नडाइक। ठीक है, देखिए ई.एल. थॉर्नडाइक, इसका जो सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा प्रयास और त्रुटि का, इसको संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहा जाए, यानी कनेक्शनिज्म। कैसे एक प्रतिक्रिया का और एक स्टिमुलस का आपस में संयोजन होता है, इसी को इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। अब हम लोग इनके इस सिद्धांत के ब्लूप्रिंट के रूप में सारी चीज़ों, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देखेंगे। देखिए ये जो क्लास है आपकी, देखिए शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षण के अभ्यास के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक दृश्य मार्गदर्शिका के रूप में आपके लिए बनाई गई है और ये आपके काम आएगी। संयोजनवाद का जो मूल सिद्धांत है कनेक्शनिज्म का, वो देखिए क्या है। एक होता है कि स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच अनिश्चित संबंध को बताया, यानी बहुत सारे स्टिमुलस के प्रति प्रतिक्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें रिलेशन नहीं बन पा रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी वो प्रयास जो है विफल हो जा रहा है। स्टिमुलस तो मिल रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, सही दिशा में नहीं हो रहा है। और एक होता है कि अस्थाई संबंध बनना, यानी जैसे स्टिमुलस मिले उसके अकॉर्डिंग सही अनुक्रिया हो, तब जाके वो क्या कहलाता है, संयोजनवाद, कनेक्शन। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि क्लास में टीचर जब उनको पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वो बच्चे किसी भटकाव की वजह से या किसी शारीरिक समस्या की वजह से टीचर की बातों से जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, जिससे क्या होता है कि उनको टीचर के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें सही से समझ में नहीं आती। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं
जो टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वो उनसे जुड़ जाते हैं। उस चीज़ से जब जुड़ जाते हैं तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है और फिर वो चीज़ उनके लिए परमानेंट उनके दिमाग में बनी रहती है। तो वो जो कनेक्शन जो होता है स्टिमुलस के प्रति वो बनना चाहिए। अगर सही से नहीं बनेगा तो सही से क्रिया अनुक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताएगा। अगर संबंध अस्थायी है, अनिश्चित है, तो सही अनुक्रिया नहीं होगी। अगर संबंध स्थायी है, सही है, तो अनुक्रिया सही। स्टिमुलस का मतलब यहाँ होता है, मैंने बार बार आप लोगों को स्टिमुलस बताया, स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम काम करें। जैसे किसी स्टूडेंट का लक्ष्य है कि उसको यूपीएससी क्लियर करना है, किसी स्टूडेंट का लक्ष्य है कि उसको टीचर बनना है, तो वो चीज़ क्या है, उसके लिए स्टिमुलस का कार्य करेगी। यानी वो स्टिमुलस जो है उसको प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने आप लोग को ये उदाहरण दे दिया। बहुत सा ऐसा स्टिमुलस होता है कि जैसे किसी जानवर को किसी ने देखा, खतरनाक जानवर है, तो उसके लिए क्या हो गया, वो एक प्रकार का स्टिमुलस हो गया। अब स्टिमुलस वो क्या कह रहा है कि इस जानवर से बचकर उसको भागना, वो उसको क्या करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा, भागने के लिए। तो इस तरीके से स्टिमुलस जो है किसी भी क्रिया अनुक्रिया को करने के लिए किसी भी कर्ता को प्रेरित करता है। ठीक, देखिए ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया। इन्होंने बताया कि जो लर्निंग होती है, जो सीखना की प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस के रूप में होती है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस यानी उत्तेजना और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, इसमें संबंध स्थापित होता है। अभी जो मैंने अभी आपको बताया, जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और त्रुटियों को सुधारता है, यह संबंध क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। यानी इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति है बार बार किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, लेकिन वो प्रतिक्रिया सही नहीं हो पा रही, उसमें गलतियां हो रही, और जैसे जैसे वो गलतियों को कम करते जाता है, उसमें सुधार करते जाता है, तो उसका जो ये संबंध है स्थायी हो जाता है और सही कनेक्शन बन जाता है, सही क्रिया हो। तो इस सिद्धांत को उल्टे तरीके से भी क्या कहा जा सकता है, रिडक्शन इन एरर, यानी त्रुटियों में कमी का सिद्धांत। इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, त्रुटियों में कमी का सिद्धांत, यानी रिडक्शन इन एरर। और दूसरा एक नाम, पहला नाम क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है तो भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा देखिए जो अधिगम होता है, इसके डेवलपमेंट का एक साइकिल बताया गया, विकास का चक्र बताया गया। वो चक्र देखिए कैसे है कि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप का मतलब होता है कि अचानक प्रयास करता है, देखिए बार बार प्रयास करता है, प्रयास के दौरान क्या होता है, उससे त्रुटियां होती, यानी सही प्रतिक्रिया मिलने तक वह कई बार गलतियां करता है, यानी सही प्रतिक्रिया नहीं होती है, उसके बीच में उससे कई बार गलतियां होती, तो उससे क्या कहा गया, त्रुटियां होती हैं। और फिर उसको क्या होगा, अचानक सफलता मिल जाती है। जब वो त्रुटियों को सही करता है, अचानक उसको सफलता मिल जाती है। तो वह क्या करता है कि जब सफलता उसको मिलती है तो वो क्या करता है, उसी के आधार पर फिर से प्रयास करता है, अभ्यास करना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका ये जो प्रयास है, जो अभ्यास है, बिना त्रुटि का एकदम सही सही होने लगता है, और उससे क्या हो जाता है कि उसका संयोजन अस्थायी रूप से उस कार्य के प्रति बन जाता है, उसमें उसको सफलता मिलती है, उसको पुरस्कार मिलता है, और जिससे वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा करने लगता है, वो काम उसको आनंद देने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और इसी तरीके से साइकिल चलता है। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम देते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब शुरू शुरू में आप किसी क्वेश्चन बुकलेट को उठाते हैं तो उसमें आपको समस्याएं आती हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन आप बार बार प्रयास करते हैं तो गलतियों की संख्या क्या हो जाती है, कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि आप उस पेपर में मैक्सिमम नंबर स्कोर करते हैं। और जब आपको ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप कई पेपर सॉल्व करने लगते हैं, और आपके सब पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। तो वही चीज़ है कि शुरू शुरू में जब कोई काम किया जाता है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, लेकिन अगर हम प्रयास जारी रखेंगे, कंटिन्यूअस करते जाएंगे, तो त्रुटियां कम होती जाएंगी, और लास्ट में क्या होगा कि सारी त्रुटियां एकदम दूर हो जाएंगी, और हमारा वो कार्य जो है परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा।
हाँ देखिए, अपने इस सिद्धांत को सही साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, और उनका ये जो प्रयोग है ये द पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए उन्होंने क्या किया, देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक पिंजरा है और पिंजरे में क्या है, एक बिल्ली बंद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लीवर जैसा लगा हुआ है, और इस लीवर से क्या है कि इस पिंजरे का दरवाजा कनेक्ट है, और दरवाजे के जस्ट बाहर सामने क्या है, एक मछली प्लेट पर रखी हुई है। तो ये देखिए लीवर ऐसे बनाया गया है कि जैसे ही उस बिल्ली का कोई भी अंग जो है टच होगा तो दरवाजा फट से खुल जाएगा, और खुलने के बाद वो बाहर निकल के इस मछली को प्राप्त कर लेगी। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को बनाया है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। जरूरी क्या है कि बिल्ली कैसी होनी चाहिए, भूखी बिल्ली होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर बिल्ली भूखी नहीं रहती तो उसके सामने भोजन पड़ा रहता तो भी वो प्रयास नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए, और आपका एक जो है लक्ष्य होना चाहिए। यानी आप किस लक्ष्य के प्रति तत्पर हैं, कौन सा लक्ष्य पाने के लिए आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए, और आपके पास एक लक्ष्य। तो बिल्ली के लिए देखिए लक्ष्य क्या था, उसका भोजन। उसको भोजन सामने दिख रहा था और उसको भूख लगी थी। तो भूख का मतलब क्या होता है कि इच्छा शक्ति, उसकी इच्छा, खाने की इच्छा। यहाँ देखिए एनवायरनमेंट क्या है, पजल बॉक्स, यानी ये पहेली के रूप में बॉक्स है। इसलिए ऐसा बनाया गया है कि वो प्रयास करेगी तभी जाके वो पिंजरा खुलेगा। यानी आप जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, तो किसी के कहने पर सुन लेने से आप उस परीक्षा को नहीं पास कर सकते हैं। आपको परीक्षा पास करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। ये क्या है कि प्रयास करेगी। प्रयास कैसे करेगी, ये भूखी है तो ये बार बार इसमें उछल कूद करेगी, उछल कूद करेगी। और ये पिंजरा जो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये पिंजरा पूरी तरह से पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब कि ये सामने चीजें जो रखी हुई है वो उसको दिख रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उसके लिए उत्तेजना का काम कौन कर रहा है। अभी मैंने बताया कि पिंजरे के बाहर रखी मछली, यानी वो मछली उसको उत्तेजित कर रही है। क्या कर रही है, देखने के बाद उसको ये पाना चाह रही है। अब इसमें देखिए जो तंत्र इसमें इस्तेमाल किया गया कि एक लीवर है, ये बीच में क्या कर रहा है, एक तंत्र के रूप में, सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। और ये सिस्टम इस तरीके से कार्य कर रहा है कि जो बिल्ली है उसको भोजन मिल जा रहा, उसकी भूख की जो है समाप्ति हो जा रही, भूख शांत हो जा रही। ठीक है, तो इसी तरीके से कि जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम प्रयास करेंगे तो हमको सही रास्ता मिलेगा, और फिर उस सही रास्ते पर हम चलकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है, ये सिद्धांत जो है इसी बात को सिखाता है। यानी बच्चों को जब कोई चीज़ बताई जाए, सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टीचर को भी और स्टूडेंट को भी हर चीज़ को सही तरीके से, सही प्रकार से करने से उसमें सफलता मिलती है। इसकी प्रक्रिया को उन्होंने क्या बताया कि प्रयास से सफलता तक, यानी ये प्रक्रिया चलती कैसे है कि सबसे पहले प्रयास होता है और फिर सफलता मिलती है। यहाँ पर देखिए उत्तेजना के रूप में क्या था, मछली थी। यानी बिल्ली ने भोजन देखा, भूख ने उससे प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया। इसने बार बार प्रयास किया और त्रुटि, यानी उछल कूद की पिंजरे में। पहले देखिए इधर उधर कूदी और पंजे मारे। यह सब यादृच्छिक त्रुटियां थी, यानी ये रैंडम था। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ रैंडमली कूद रही थी इधर उधर जिधर, मतलब उसको ये नहीं पता था कि इस लीवर को टच करने पर दरवाजा खुल जाए। वो कूद रही थी भोजन पाने के लिए। अचानक देखिए क्या होता है, संयोजन हो जाता है। अचानक उसका जो है पैर या शरीर का कोई भी पार्ट उस लीवर से टच कर जाता है। ऐसे देखिए पाँव पड़ गया लीवर पर, तो पाँव पड़ने से क्या हो गया, दरवाजा जैसे खुला वो तुरंत बाहर निकल गया। देखिए संयोग से लीवर दब गया, दरवाजा खुल गया और बिल्ली को भोजन यानी पुरस्कार मिल गया। कभी कभी ऐसे अचानक हमको सफलता मिल जाती है, लेकिन हमको अंदाजा नहीं होता कि अरे ये कैसे सफलता मिल गई। लेकिन जब हम उस सफलता से प्रेरणा लेकर आगे जो है अगली बार सही प्रयास करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज होता है कि बिल्ली एक बार, दो बार, तीन बार करती है
और एक बार ऐसा समय आता है कि उसको बार बार कूदने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही प्रयास में वो लीवर पर पैर रखती है, दरवाजा खुल जाता है और उसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने समझाया। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जब कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उससे उसको मजबूती मिलती है। यानी जब आप कोई काम कर रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता जब मिल जाएगी तो आपका वो प्रयास जो है मजबूत हो जाएगा और आपको एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रेरणा मिलेगी उस कार्य को करने के लिए। तो देखिए प्रयास और त्रुटि यहाँ बहुत सारा किया गया, और बहुत प्रयास और त्रुटि करने के बाद सही से जब कनेक्शन बनेगा तो प्रतिक्रिया क्या होगी, सही होगी। तो प्रयास का परिणाम देखिए क्या हुआ कि कई बार प्रयोग दोहराने पर बिल्ली सीधे लीवर दबाने लगी, यानी उसने प्रयास और त्रुटि से सही तरीका सीख लिया। दूसरा क्या है, प्रभाव की शक्ति, यानी बिल्ली को सफलता कब मिली, जब उसने बार बार प्रयास किया और लीवर को दबाया। तो जब उसको लीवर दब गया, भोजन मिल गया, तो बिल्ली का जो दिमाग है वो सही तरीके से कार्य करने लगा और उसका जो कार्य करने का, अनुक्रिया करने का जो दर है वो क्या हो गया, मजबूत हो गया। ठीक है, अब देखिए थार्नडाइक ने इन्हीं चीजों के आधार पर अपना जो नियम दिया था उसको 3 रूपों में बांट के बताया था। जैसे अस्थाई अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, तत्परता का नियम इन्होंने बताया। जो मानसिक तैयारी, अभी मैंने बताया कि किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर तत्परता हो, यानी मानसिक रूप से मेंटली आप प्रिपेयर होने चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि अभ्यास करना पड़ेगा, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी काम को करने के लिए सोच लिया और चुपचाप बैठे हैं तो काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको निरंतर दोहराव करना होगा। और लास्ट में क्या होगा, ये तीसरा नियम क्या है, प्रभाव का नियम। इसका मतलब कि आपके बार बार प्रयास करने पर जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, आपके ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा, सुखद प्रभाव पड़ेगा, और फिर उस कार्य को आप दोहराएंगे और करते चले जाएंगे। देखिए जब सुखद परिणाम मिलता है, किसी काम को करने पर किसी को सफलता मिल जाती है, पुरस्कार मिल जाता है, शाबाशी मिल जाती है, तो उस काम को और आगे करता है। ठीक है, तो यही 3 चीजें इन्होंने मुख्य नियम के रूप में बताई हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम कौन कौन से बताए। तो सबसे पहले है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियम जो हैं पशु मनोविज्ञान से निकलकर आज मानव शिक्षा के आधार के रूप में इस्तेमाल, यानी इन्होंने इस चीज को प्रमाणित कैसे किया, पशु के ऊपर प्रयोग करके। लेकिन इनका ये जो सिद्धांत है आज मानवों के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो इनका सिद्धांत अभी मैंने बताया, 3 नियम बताया था इन्होंने। पहला जो तत्परता का नियम है वो क्या कह रहा है कि जब विद्यार्थी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है तभी उसका अधिगम प्रभावी होता है। अगर बच्चा तैयार ही नहीं, उसका पढ़ने का मन ही नहीं है, तो अधिगम प्रभावी कैसे होगा, कैसे सीखेगा, नहीं सीखेगा। जैसे देखिए अगर कोई बालक है वो थका हुआ या भूखा हुआ है, क्लास में बैठा हुआ है, उसको भूख लगी हुई या फिर दौड़ के आया है, खेल कर आया है, थका हुआ है और टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब कि वो मानसिक रूप से उस पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो मानसिक रूप से जब वो तैयार रहेगा तभी उस चीज पर ध्यान दे पाएगा। तो इसीलिए तत्परता बहुत जरूरी है। देखिए यदि छात्र तैयार नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया निराशाजनक और अप्रभावी होती है। लेकिन जब वह आंतरिक रूप से तैयार होता है तब ज्ञान उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपका तत्पर रहना बहुत जरूरी है। दूसरा जो इनका नियम था देखिए अभ्यास का नियम। ये क्या कह रहा है कि जब बार बार अभ्यास किया जाता है तो उससे उत्तेजना और प्रतिक्रिया का जो संबंध है वो मजबूत हो जाता है। यानी आपके अंदर जो स्टिमुलस है, उत्तेजना है, और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही है वो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति मजबूत हो जाएगा और सही जो अनुक्रिया होने लगी। देखिए अभ्यास किए जा रहे हैं, अभ्यास किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, निपुणता बढ़ जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं, चाहे किसी भी खेल के खिलाड़ी हो, चाहे एक्टर एक्ट्रेस हो, वो किसी भी काम को करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो बार बार प्रैक्टिस ना करें तो उनका प्रदर्शन कोई गारंटी नहीं है कि हर बार अच्छी ही होगी। आप लोग देखते होंगे जितने भी क्रिकेटर होते हैं किसी भी मैच को खेलने से पहले कितने बार प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इसी सिद्धांत से वो चीज़ जुड़ा हुआ है, उसी पर अप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए पढ़ाई लिखाई में
कि रोज गणित के प्रश्न हल करने से गणित में निपुणता बढ़ती है। आप लोग सुनते होंगे, आपके टीचर के द्वारा बताया भी जाता होगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, आप उसमें उतने ही अच्छे मैथ के स्टूडेंट बनोगे, यानी सवाल को हल करने में आप उतने ही एक्सपर्ट बनोगे। तो यही चीज़ है। देखिए, अभ्यास के बिना सीखी हुई बातें भूलने लगती है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो उन चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो है विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, अभ्यास मॉडल पेपर हल करने पड़ेंगे, तब जाके आप मुख्य परीक्षा में अच्छे से उस पेपर को हल करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है, नियम जो है प्रभाव का नियम। इसका मतलब जिस क्रिया के बाद सुखद परिणाम यानी पुरस्कार मिल गया, सफलता मिल गई, तो वही क्रिया क्या होगा, बार बार दोहराएगी। यानी आपने एक बार जिस तरीके से परीक्षा में ज़्यादा नंबर प्राप्त किया, तो आप क्या करेंगे, हर बार वही तरीका अपनाएंगे। जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, देखिए कहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को 2 बार पास किया हूँ, 4 बार पास किया हूँ। तो कैसे करते हैं, उनको उस चीज़ का जो है अनुभव मिल जाता है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सुखद प्रभाव पड़ता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसी चीज़ को आसानी से बार बार करते हैं। सही उत्तर देने पर देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पर बच्चे ने सही जवाब दे दिया, तो टीचर क्या करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। तो उससे क्या होगा, उसको सुखद अनुभव होगा, और फिर वो पढ़ाई में अपनी रुचि बढ़ाएगा, और पढ़ाई में जब रुचि बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, वो बार बार सही उत्तर देगा और बार बार उसको प्रशंसा मिलेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसका अधिगम जो है स्थायी हो जाएगा। देखिए, तो पुरस्कार से क्या होगा, सीखना तेज हो गया, जबकि असंतोष या दंड से क्रिया कमजोर पड़ जाती। यानी मान लीजिए उसने सही जवाब दिया, टीचर ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, टीचर ने उसको शाबाशी नहीं दी, प्रशंसा नहीं की, तो क्या होगा, वो एक बार 2 बार जवाब देगा, फिर उसके बाद जवाब देना बंद कर देगा। यानी उस पर पढ़ाई का जो ध्यान है वो नहीं रहे, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे इस काम का कोई मतलब ही नहीं है, टीचर के द्वारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जा रहा है, छोड़ो इसको, करना नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। अब देखिए, इनके इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। ठीक है, जैसे इन्होंने अभ्यास पर बल दिया, बाल केंद्रित शिक्षण पर ये सिद्धांत उपयोगी होता है, त्रुटियों को सुधारने में उपयोगी होता है, और सरल से कठिन चीज़ों को कराने में। यानी कोई चीज़ कठिन है तो उसको सरल तरीके से बार बार प्रयास कराते जाइए, और वो फिर कठिन चीज़ को भी आराम से। कक्षा में किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, बार बार अभ्यास से अधिगम अस्थायी होता है। इस तरीके से, जिस तरह से इन्होंने बताया उस तरीके से। छात्र की रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए, यानी छात्र की रुचि के अनुसार शिक्षण नहीं होगा तो मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, और जब इंटरेस्ट नहीं लेगा तो सही से अधिगम नहीं होगा। उसके बाद गलतियां करने देना और फिर सुधारना। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट पहली बार गलती करे उसको डांट दिया, नहीं, उसको गलतियां करने का मौका देना चाहिए, और गलतियां करते करते उसमें सुधार भी अपेक्षित होने चाहिए। यानी गलतियां करें उसमें सुधार करें, गलतियां करें उसमें सुधार करें, तब जाके धीरे धीरे वो चीज़ें सीखें। क्रमिक अधिगम प्रक्रिया, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए वो क्रमिक रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा दिया गया, बच्चों को बता दिया गया, उनको समझ में आए चाहे न आए, आपने बोला कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ये जो है सही तरीके से होना। जब तक बच्चों को चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, सही से समझ में ना आ जाएं, आप उनको सिखाइए, बताइए, प्रयास करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाते हैं, उनको समस्या आती है। तो इनका ये जो सिद्धांत है छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। शिक्षण में अनुप्रयोग इसका कैसे कर सकते हैं, भाषा सीखने में बार बार लेखन का अभ्यास कराना। अगर किसी स्टूडेंट को भाषा सिखानी है तो उसको क्या है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी करानी है, तो देखिए बार बार लिखवाया जाता है। आप लोग को देखते होंगे कि छोटे क्लास में जब थे तो आपसे बार बार आलेख सुलेख लिखने के लिए कहा जाता था, तो उससे क्या होगा कि आपका लेखन भी सुधरेगा, आपकी हैंड राइटिंग भी सही होगी, और आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी।
खेल खेल में गणित सिखाना, बहुत से ऐसे टीचर होते हैं कि बच्चों को खेल विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से मैथ पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। निबंध लिखते समय शिक्षक द्वारा गलतियां सुधार कर पुनः लिखवाना, जैसे बहुत से लोग देखिए ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं और अपने टीचर को दिखाते हैं, तो टीचर जहाँ जहाँ गलतियां रहती हैं उनको अंडरलाइन करके उनको बता देता है, तो क्या करते हैं अगली बार वो गलतियां नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भी ये सिद्धांत काम आता है। पहले अक्षर, फिर शब्द और अंत में वाक्य सिखाना। छोटे बच्चों को देखिए क्या होता है, जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो सबसे पहले उनको अक्षर सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद शब्द बनाना सिखाया जाता है, और जब शब्द बनाने आ जाता है तो उनको वाक्य बनाना सिखाया जाता है। इस तरीके से ये शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण में उपयोगी होता है। अब देखिए वास्तविक जीवन में संयोजनवाद का क्या महत्व है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार की मोटर स्किल हम लोग करते हैं। मोटर स्किल में जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, लिखते हैं और दौड़ते हैं, ये सब क्या है हमारी मोटर स्किल में आते हैं। देखिए साइकिल चलाना यानी बार बार गिर कर संतुलन बनाना सीखना होता है। आप लोगों ने साइकिल सीखा होगा, तो साइकिल आप एक बार साइकिल पर बैठे होंगे और आपको चलाना आ गया होगा, ऐसा नहीं होगा। आप कई बार गिरे होंगे, चोट लगी होगी, बहुत लोगों को चोट नहीं भी लगी होगी, लेकिन कई बार प्रयास करने पर उनको तभी सीखने में सफलता मिलती है। मसल मेमोरी, यहाँ पर देखिए जब कोई स्टूडेंट टाइपिंग की प्रैक्टिस करता है कीबोर्ड पर या फिर टाइपिंग मशीन पर, तो उसका देखिए क्या होता है कि बार बार हाथ से उस टाइपिंग मशीन को दबाता है। शुरू शुरू में उससे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, दूसरा बटन दब जाता है, कभी कभी क्या होता है कि सही से उंगलियों का प्रयोग नहीं कर पाता, तो ये समस्या आती है। तो देखिए क्या होता है कि कीबोर्ड पर बार बार अभ्यास से गति बढ़ जाती है और सही बटन पर सही उंगली पड़नी शुरू होती है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। अब इससे देखिए क्या है, कॉग्निटिव स्किल मजबूत होती है। कॉग्निटिव स्किल का मतलब संज्ञानात्मक कौशल। जैसे देखिए प्लस माइनस मल्टीपल इज इक्वल टू, यानी गणित के जो सवाल हैं बार बार गलतियां करके सीखने पर सही हल तक पहुंचा जाता है। बहुत से स्टूडेंट देखिए माइनस प्लस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब चीज़ों में गलतियां करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चे जो है गुणा करने की जगह भाग कर देते हैं, जहाँ जोड़ना रहता है वहाँ घटा देते हैं, गलतियाँ होती हैं। तो ये गलतियाँ जो है बार बार जब करेंगे उस पर सुधार होगा, टीचर चेक करेगा, बताएगा, तो बाद में वो गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि इससे अधिगम की नींव, यानी ये सिद्धांत जो है अधिगम की नींव बनाने के रूप में उपयोगी होता है, यानी ये बेस के रूप में काम करता है। निरंतर अभ्यास से क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, और प्रत्यक्ष अनुभव से क्या मिलेगी, सकारात्मक रूप में सफलता मिलेगी। तो थार्नडाइक का यह जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, यह सिद्ध करता है कि ज्ञान कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह अभ्यास, अनुभव और सफलता के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होने वाली एक तार्किक प्रक्रिया है। यह सिद्धांत आज भी आधुनिक विद्यालयों में प्रेरणा आधारित शिक्षा का मूल आधार। इन्होंने कहा कि ज्ञान जो है एकाएक अचानक किसी को प्राप्त नहीं होता है, वो निरंतर प्रयास करता है, और उसके प्रयास के दौरान उसको जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है वही सही सफलता उसके लिए क्या करती है, प्रभाव के रूप में कार्य करती है। वो उस चीज़ को दोहराते जाता है और उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और ज्ञान स्थायी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए थार्नडाइक के सिद्धांत को हम लोगों ने अच्छे तरीके से विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझा, और मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से इसको जितना अच्छे तरीके से हो सकता था समझाने का पूरा प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई भी होंगी। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन है या समझ में नहीं आया, तो इन सिद्धांतों को मैंने जो है बीएड की क्लास में, बीए की क्लास में और सीटेट की जो क्लासेस मैंने कराई है उन सब में भी करवाया है। तो आप लोग वो सब क्लासेस भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको उन क्लासेस के माध्यम से समझ में आ जाए, यानी आपके पास विभिन्न प्रकार के ऑप्शन हैं कि एक क्लास से अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो बाकी दूसरी क्लासेस को भी आप देखकर उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर उनके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट के माध्यम से मैं आपके जो भी डाउट होगा उसको पूरा क्लियर करने का प्रयास करूँ। ठीक है।
तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।